नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन करते हैं और ये साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और रेलवे के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा 1931 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाया जाता है इसे स्थानांतरण कहते हैं। तो ये आपका गलत होता है। ऑप्शन बी है कि वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है तो उसे हम लोग बाष्पोत उत्सर्जन कहते हैं। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही ढंग से कौन वर्णन करता है पादपों में जल का परिवहन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन है, 2022 के आए हुए क्वेश्चन। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि पौधे में जल परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो सबसे पहले यही पॉइंट आपको स्टार डाल के नोट डाउन कर लेना है। और इस क्रिया में जड़ रोम जिसे कहेंगे हम रंध्र कोशिकाओं के माध्यम से पानी को मिट्टी से अवशोषित किया जाता है और यह जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से तन से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण हाइड्रोलिसिस प्रक्रियाओं के लिए और अपनी कोशिकाओं को स्फूर्त रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी मिट्टी से जड़ों में चला जाता है और फिर जाइलम से पौधे के बाकी हिस्सों तक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाता है। पत्तियों में यह रंध्र से बाष्पोत उत्सर्जन नामक प्रक्रिया से बाष्पित हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से यहाँ पे दर्शाता है। तो हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे इसके। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले मिट्टी, फिर उसके बाद मूल रोम, फिर उसके बाद मूल बलकुट, फिर मूल का जाइलम और तने का जाइलम, फिर पत्तियों का जाइलम। तो इस प्रकार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन का ये आपका क्रम हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो ये उत्सर्जित होते हैं आपके विसरण के माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, जबकि स्थलीय पादप मृदा में उत्सर्जित होते हैं और पादपों में श्वसन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है और पादपों के सभी भाग जैसे आपका हो जाएगा मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। इनमें एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। तो ये फैक्ट आपको याद भी रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विनिमय किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका विसरण के माध्यम से। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको वीडियो यह कैसी लगती है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय ये विसरण द्वारा होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। तो यहाँ पे विसरण की डेफिनेशन आपको यदि जाननी है तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। तो क्या हो जाएगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को ही हम लोग विसरण कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। तो ये आपका तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन। तो इसका यूज करते हैं।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। वहीं पौधे के द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व जैसे आपके हो जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। गौण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक। सूक्ष्म पोषक आपके हो जाएंगे तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन। तो ये तत्व हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लोरोफिल और प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। नाइट्रोजन जड़, तना और पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ये भी है कि पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो कौन सा तत्व होता है जो मिट्टी से प्राप्त होता है। तो अभी हम लोग भी ऊपर इसको भी डिस्कस किए थे। तो जो तत्व आपके मिट्टी से प्राप्त होते हैं वो कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ये पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है। तो हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनको प्रमुख पोषक तत्व भी कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं और पौधे की वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तत्व आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। तो इसे याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जल के परिवहन के लिए ये होता है आपका जाइलम। तो जा से जाइलम और जा से जल, इसको आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है। तो इसलिए आपको इजीली ये इससे याद हो जाएगा। तो जल से जाइलम और जा से जल, तो ये जल परिवहन के लिए जिम्मेदार आपका जाइलम होता है। तो जाइलम को प्रायः कास्ट भी कहा जाता है और इसके दो मुख्य कार्य होते हैं, जैसे जल व खनिज लवणों का संवहन करना, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता का प्रदान करना। तो ये इसके दो इम्पोर्टेंट कार्य हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली भी यहाँ से पूछा जाता है कि पौधे की आयु की गणना मीन्स आपका पौधे कितने वर्ष का हो गया या कितनी आयु का है या कितना पुराना है, ये उसमें जो वलय होती है मीन्स आप ये मान के चलिए कि ये आपका पौधा है ये, तो उसमें ये किस प्रकार की उसमें छल्ले टाइप की रिंग वायु होती हैं। तो इनकी गिनती लगा के हम लोग उसकी आयु की गणना करते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हो जाएगा कि पौधे के आयु के निर्धारण की यह विधि आपकी क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो ये विधि को आपको नोट डाउन भी कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो फ्लोएम का कार्य होता है कि यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। शर्करा कह लें या जो भी पोषक पदार्थ होते हैं तो उनको यह विभिन्न भागों तक पहुंचाना इसका काम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जाइलम एवं फ्लोएम संवहनी ऊतक होते हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये विभिन्न भागों में जल का पहुंचाना। और फ्लोएम ये इंपॉर्टेंट जो भी तत्व होते हैं मीन्स आपका शर्करा, तो ये विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। और फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों जैसे आपका हो जाएगा शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जबकि आपका जाइलम ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के बाद आपके कभी गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में यहाँ से पूछा गया था। तो इस हलचल को कहते हैं हम लोग सक्रिय परिवहन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन
ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। और वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं और ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवक की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि पौधे में पानी का अवशोषण मूल रूप से किस एक प्रक्रिया के द्वारा होता है और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग पराशरण। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूप से ये आपका पराशरण क्रिया के द्वारा होता है। और ये किसके माध्यम से होता है? तो ये आपका जाइलम के माध्यम से होता है। अभी हम लोग इसको ऊपर डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आरआरबी जेईई में यहाँ से पूछा गया था। और पराशरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। पराशरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है और पराशरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए है कि यूरिया में परिवर्तित हो जाता है और ऑप्शन बी है कि मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है और ऑप्शन सी है कि अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी है कि अमीनो में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। वहीं आपका नाइट्रेट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों का बना एक ऋणायन होता है। इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है NO3। तो ये आपको रासायनिक सूत्र भी नोट डाउन कर लेना। वहीं आपका धातुओं या उनके ऑक्साइड पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया द्वारा उत्पन्न लवणों को नाइट्रेट कहते हैं। सामान्यतः नाइट्रेट जल में विलय होते हैं और ये नाइट्रेट वायुमंडल से जल वाष्प का अवशोषण कर लेते हैं और इसे हम लोग कहते हैं आर्द्रग्राही पदार्थ। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा हार्मोन। तो पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये आपका रहा पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फलों में मुख्यतः ये आपका हार्मोन होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करते हैं और मिलर तथा उसके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणुओं से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया और इस संश्लिष्ट उत्पाद को काइनेटिक कहा। और साइटोकाइनिन के पौधे के भीतर प्रमुख कार्य बीज अंकुरण को प्रेरित करना, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना है और ये पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं तथा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ये फैक्ट भी साथ याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ये पादप होता है आपका ऑक्सिन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह ऑक्सिन पादप हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए NTPC 2021 में जो एग्जाम हुआ था। तो ऑक्सिन हार्मोन ये एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है और यह सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होता है और यह जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है और जड़ में इसकी अधिक पौधों की वृद्धि को कम करती है। ऑक्सिन पौधों की व्यापक रूप से वितरित रहता है और यह सर्वाधिक मात्रा में तनों के सिरों में पाया जाता है। सबसे कम ऑक्सिन वृद्धिहीन हिस्सों में होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से
कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार करता है। तो आज से ये हार्मोन जान लीजिए कि क्यों पत्ता मुरझा जाता है, या मीन्स आपका जो पेड़ होता है वो क्यों मुरझा जाता है। तो ये आपके एब्सिक एसिड की वजह से मुरझा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वी। तो यही एक पादप हार्मोन होता है जिसकी वजह से पौधा आपका मुरझा जाता है। तो एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धिरोधी हार्मोन होता है। वृद्धिरोधी मीन्स ये पौधे को बढ़ने नहीं देता है और पौधा फाइनली आपका मुरझा जाता है। और एब्सिसिक अम्ल पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में विलगन परत का निर्माण करके विलगन को नियंत्रित करता है और यह बीजों एवं कलियों को सुप्तावस्था में बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है तथा बाष्पो उत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। तो ये फैक्ट आपके हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एब्सिसिक एसिड होता है यह वृद्धि रोकता है आपके पौधे की, लेकिन यहाँ पे विकास में मदद कौन सा करता है, तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें पादप हार्मोन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो जिब्रेलिन यह एक पादप हार्मोन होता है, तो इसकी वजह से पौधे के तने में विकास होता है और पौधा वृद्धि, यानी आप मान के चलिए कि पौधे में वृद्धि रुक जाती है, तो ये आपकी किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से रुक जाती है। आपको ये सरल भाषा में याद रखना है। तो जिब्रेलिन एक प्रकार का आपका पादप हार्मोन होता है और यह पौधे के तने के विकास, बीजों के अंकुरण एवं विकास में मदद करता है और इसकी खोज आपकी 1926 में कुरोसावा ने की थी। तो ये इसकी खोज किसने की थी, कुरोसावा ने 1926 में की थी। और जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन भी किया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन सा पादप हार्मोन होता है, तो यहाँ पे होता है ऑक्सिन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे एनटीपीसी में पूछा गया था। तो आपका एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन हार्मोन ये आपके होते हैं मानव हार्मोन, और क्लोरोफिल जिसकी वजह से आपकी पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये आपका हार्मोन नहीं होता है। तो पादप हार्मोन एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधे में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है, जबकि एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन ये आपके मानव हार्मोन होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए। और पौधों में ये 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना एक एक करके, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने के चांस रहेंगे। पहला आपका हो जाएगा ऑक्सिन, सेकेंड आपका हो जाएगा जिब्रेलिन्स, थर्ड आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, और फोर्थ आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, फिफ्थ आपका हो जाएगा एथिलीन। तो ये आपके 5 पादप हार्मोन होते हैं, इनको भी नोट डाउन कर लेना है। और किसका कार्य क्या होता है ये भी आपको इसी के सामने नोट डाउन कर लेना है। किसकी वजह से पौधा रुक जाता है और किसकी वजह से पौधे में वृद्धि होती है, तो ये भी एक लाइन में उसके सामने आपको लिख लेना इस प्रकार, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके मित्र यार दोस्त और जो भी रिलेटेड ग्रुप हैं आपके स्टडी, तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में हो जाएगा कि क्लोरोफिल ये एक प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके कारण पौधे के पत्तों का हरा रंग होता है। तो ये भी हम लोगों ने बताया था साथ ही साथ, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना एक लाइन में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि फाइटो हार्मोन क्या है। तो हम लोग अभी 5 हार्मोन पढ़े थे जिसमें इसका नाम तो नहीं था, तो ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ से आपको लगेगा कि यही एक फाइटो हार्मोन यहाँ पे लिखा है, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, हार्मोन, लेकिन ऐसा नहीं है।
और ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन आपका एलपीएन टेक्नीशियन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के, जो किसी भी विभाग में आए हो, मीन्स आपका एलपीएन टेक्नीशियन में आया हो, एनटीपीसी में आया हो, आरआरबी जेई में आया हो, ग्रुप डी में आया हो, चाहे एनटीपीसी में आया हो, तो वो सारे सारे क्वेश्चन यही क्वेश्चन है और यहाँ से ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो इसके फैक्ट हो जाएंगे कि फाइटो हार्मोन को एक पादप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और इस हार्मोन का उत्पादन पौधों में ही होता है। फाइटो हार्मोन ये पौधों को निश्चित आकार देने के लिए, साथ साथ बीज विकास, पुष्पन का समय, फूलों का लिंग और पत्तियों एवं फलों के वार्धक के यानी बुढ़ापा आदि के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके ऑक्सिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो शब्द यहाँ पे है कि ऑक्सिन इंडोल थर्ड एस्टिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है और ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं और यहाँ से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ऑक्सिन जैसे आपका हो जाएगा IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया और इसे चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि किनारी घास पर प्रांकुर चोल एक पार्श्वीय प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो पौधे में बौनापन को खत्म करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो ये हम लोग करते हैं जिबरेलिल अम्ल का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग पौधे में बौनापन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिबरेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन ही होता है जिससे कोशिकाओं के लंबन में वृद्धि होती है और इसका उपयोग बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि हेतु इसका यूज किया जाता है और इसके प्रभाव से पौधों में अनिषेक फल बनते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वृद्धि हार्मोन क्या करता है। तो वृद्धि हार्मोन ये हमेशा विकास प्रोत्साहित के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ से पूछा ही गया, डायरेक्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वृद्धि हार्मोन मीन्स आपका हो जाएगा कि किसी में वृद्धि करना। तो यहाँ से इसके फैक्ट समझ सकते हैं कि वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है और यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में भी वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। वृद्धि हार्मोन एक 191 अमीनो अम्लों वाला एक श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड होता है। तो ये हो जाएंगे आज के कंप्लीट क्वेश्चन 25 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम के ही है और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। हो सके इसको जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं तो वहाँ पे भी इसको शेयर जरूर करें। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।